हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्कूल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय के अंतर्गत चोरी व इनके विधिक आयामों के विषय में, जो कि धारा 378 से 382 तक में सम्मिलित है। सबसे पहले हम धारा 378 देखेंगे, जो कि चोरी की एक परिभाषा देती है। धारा 378 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। धारा 378 की डेफिनेशन पढ़ने से इसमें 5 आवश्यक तत्व उभर के सामने आते हैं, जो कि आपके सामने हाईलाइटेड हैं। यह है कब्जे से, दूसरा है सम्मति के बिना, तीसरा है जंगम संपत्ति, चौथा है बेईमानी से, पांचवा है हटाता है। इन पांचों आवश्यक तत्वों के अभाव में चोरी का अपराध पूर्ण नहीं होगा। यहाँ तक ये कहें कि इन पांचों तत्वों में से किसी भी एक तत्व की कमी होने से वो चोरी का अपराध नहीं होगा। आगे इन पांचों तत्वों के बारे में हम विस्तार में चर्चा करते हैं। इन 5 आवश्यक तत्वों में पहला तत्व है व्यक्ति के कब्जे में से। इसका मतलब है कि वस्तु किसी व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए। हालांकि यहाँ आवश्यक नहीं है कि वह उसका मालिक है या नहीं, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। चोरी का अपराध उसके कब्जे के अपराध है या स्वामित्व का अपराध नहीं है। इसके एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। एक धोबी है, वह कई कपड़े धोने के लिए घाट पे लेके बैठता है, जो कि वह उसके खुद के कपड़े नहीं होते हैं। वहाँ पे उसका उस कपड़ों पे केवल एक कब्जा होता है। तथा एक अन्य व्यक्ति बेईमानी पुड़ासे से उस कपड़ों को हटाने के लिए, लेने के लिए वहाँ से उसको लेता है, तो यहाँ पे वह चोरी का अपराध करता है, यह कहा जाएगा। दूसरे आवश्यक तत्वों में अगर हम आए तो देखें सम्मति के बिना है। जिस व्यक्ति के कब्जे में से संपत्ति ली गई हो वह उसके मर्जी के बिना ली गई हो, वह उस व्यक्ति को पता ही ना चला हो कि उसकी वस्तु को कोई ले गया हो। अगर सम्मति के साथ कोई चोरी की जाती है, कोई वस्तु हटाई जाती है, तो वह चोरी नहीं होगी। सम्मति के बिना ही वस्तु को हटाया जाना चाहिए। तीसरा तत्व है जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति से मतलब है संपत्ति चल हो, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। यहाँ पे यह देखेंगे चल संपत्ति ही चोरी की विषय वस्तु हो सकती है, अचल संपत्ति की चोरी नहीं हो सकती है, वह चोरी का विषय नहीं होती है। चौथे तत्व देखेंगे हम बेईमानी से, बेईमानीपूर्ण आशय हो। इसका मतलब संपत्ति लेने का आशय बेईमानीपूर्ण होना चाहिए और उसका उसी समय विद्यमान रहना आवश्यक है जिस समय संपत्ति हटाई जा रही हो। यहाँ पे यह नहीं कि जब संपत्ति हटाई जा रही हो तब तो बेईमानीपूर्ण आशय नहीं था, लेकिन संपत्ति को लेने हटाने के बाद उसका बेईमानीपूर्ण आशय होता है, वहाँ पे वो चोरी नहीं होगा। जब संपत्ति को उसके कब्जे से हटाई जा रही हो तो ही बेईमानीपूर्ण आशय उसी समय होना आवश्यक है। पांचवें तत्व के बारे में हम देखेंगे, संपत्ति लेने के लिए हटाता है। यहाँ पे अंग्रेजी विधि में जहाँ संपत्ति को स्थायी रूप से हटाना आवश्यक है, वहीं भारतीय विधि में संपत्ति को मामूली सा हटाना भी चोरी के अपराध के लिए पर्याप्त है। यहाँ पे दूरी कोई महत्व नहीं रखती है। आगे देखेंगे हम धारा 378 में 5 स्पष्टीकरण दिए हुए हैं। ये 5 स्पष्टीकरण चोरी को पूर्णतः स्पष्ट करते हैं तथा सारी शंकाओं को दूर करते हैं। इन 5 स्पष्टीकरण में पहला स्पष्टीकरण है, जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, चल संपत्ति न होने के कारण चोरी का विषय नहीं होती है, किंतु जो ही वह भूमि से अलग की जाती है वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। यहाँ पे यह बताया गया है कि एक अचल संपत्ति की चोरी नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ, अचल संपत्ति को अगर परिवर्तित करके चल संपत्ति में लाया जा सके तब वो चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम। एक पेड़ है, वह जमीन से भूबद्ध है, उसकी चोरी नहीं हो सकेगी, वह चोरी योग्य होने योग्य विषय नहीं है। लेकिन जो ही पेड़ को काट देते हैं वो पेड़ अलग हो जाता है, तो यहाँ पे पेड़ चल संपत्ति होने के साथ वह चोरी योग्य होने योग्य विषय हो जाती है। दूसरा स्पष्टीकरण देखेंगे, यह दिखा हुआ है हटाना, जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे अलग किया गया है, चोरी हो सकेगा। यहाँ पे 2 चीज़ों को स्पष्ट करता है, पहला हटाना, दूसरा पृथक्करण, और एक ही चीज़ से इसको किया गया है। एक उदाहरण के माध्यम से आपको इसको हम समझाएंगे। एक पेड़ को अलग करने के लिए एक कुल्हाड़ी से पेड़ को मारा जाता है और पेड़ कट के दूर हट के जाके गिरता है, वहाँ पे एक ही कार्य से उसको अलग करता है और वह पेड़ हट के दूर जाके गिरता है, दोनों एक ही कार्य द्वारा होते हैं। स्पष्टीकरण 3 हम देखेंगे, कोई व्यक्ति किसी चीज़ का हटाना कारित करता है
यह कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज़ को हटाने से रोके हुए हो, या जब वह उस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से पृथक करता है, तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है। यहाँ पे हटाना को तीन तरीके से स्पष्ट किया गया है, तीन तरह का हटाना के बारे में बताया गया है। पहला है बाधा हटाना, दूसरा है पृथक करना, तीसरा है वास्तव में हटाकर। बाधा हटाने से तात्पर्य यहाँ पे ऐसा हम आपको समझाएंगे कि एक बैल है, वो खूंटे पे बंधी हुई है और व्यक्ति जाके उस बैल को उस खूंटे से हटा देता है। यहाँ पे कहा जाएगा कि वह व्यक्ति उसको बाधा उससे हटाता है। स्पष्टीकरण 4 पे हम आएंगे, जो कहता है वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कार्य करता है, उस जीव जंतु को हटाता है, और ये कहा जाता है कि वह ऐसी हर एक चीज़ को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा हटाई जाती है। स्पष्टीकरण 4 को उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे। एक बैल है, उसको आप एक चारा के द्वारा, जो कि उसका साधन होगा, एक चारा द्वारा उसको आकर्षित करते हैं और वो बैल वहाँ से हटती है, तो यहाँ पे कहा जाएगा कि वह व्यक्ति उस बैल को हटाता है। साथ ही अगर वो बैल अपने पास अपने ऊपर किसी वस्तु या चीज़ों को रखी हुई है और उस बैल के साथ वह चीज़ भी हटती है, तो कहा जाएगा वह व्यक्ति उस बैल को तथा उस पर लगी हुई वस्तुओं को, चीज़ों को हटाता है। ये स्पष्टीकरण 4 से स्पष्ट होता है। आगे स्पष्टीकरण 5 देखेंगे, जो कहता है परिभाषा में वर्णित सम्मति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है, और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है, दी जा सकती है। स्पष्टीकरण 5 यहाँ पे सम्मति से संबंधित है। यहाँ पे दो तरह की सम्मति के बारे में बताया गया है। पहला है अभिव्यक्त सम्मति और दूसरा है विवक्षित सम्मति। अभिव्यक्त सम्मति से तात्पर्य जहाँ पे कोई सम्मति अपनी बोले गए शब्दों द्वारा या लिखे गए भाषाओं द्वारा देता है, तो वहाँ पे अभिव्यक्त सम्मति में आता है। दूसरा विवक्षित सम्मति से तात्पर्य है जहाँ पे वह उसके आचरण द्वारा स्पष्ट होता है कि हाँ उसकी उसमें सम्मति है, उसको स्पष्ट करती है स्पष्टीकरण 5। आगे हम देखेंगे धारा 379, जो एक दंड का प्रावधान करती है। धारा 379 चोरी के लिए दंड के बारे में है। धारा 379 कहती है जो कोई चोरी करेगा वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ किसी भांति कारावास से तात्पर्य यहाँ सादा कारावास या कठोर कारावास से है। आगे हम देखेंगे धारा 379 में और चीज़ें स्पष्ट करती हैं। यह है कि यह गैर जमानती अपराध है और यह कि एक संज्ञेय अपराध है। सीआरपीसी के सूची 1 में इसे संज्ञेय अपराध और एक गैर जमानती अपराध बताया गया है, तथा साथ ही यह एक समनीय अपराध है, जो कि सीआरपीसी की 320 क्लास 1 में इसको समनीय अपराध बताया गया है। आगे हम देखेंगे धारा 380, धारा 381, धारा 381, धारा 382 चोरी का अग्र रूप हैं। धारा 380 बतलाती है जो भी कोई किसी ऐसी इमारत, तंबू या जलियान जो मानव निवास या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता हो में चोरी करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे या अगर कोई व्यक्ति किसी के बिल्डिंग में, घर में, जलियान में तथा ऐसी की चीज़ों में जहाँ मानव निवास संपत्ति की अवरक्षा के उसे विश्वास है, कोई चीज़ वहाँ पे रखता है, वहाँ पे कोई चोरी करता है, तो वहाँ पे उसकी सज़ा कठोर कारावास होती है, जो 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, और साथ ही आर्थिक दंड से भी दंडित किया जाएगा। आगे देखते हैं हम धारा 381, यह लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी के विषय में बतलाता है। धारा 381 कहती है जो भी कोई लिपिक या सेवक होते हुए या लिपिक या सेवक के रूप में नियुक्त होते हुए अपने मालिक या नियोक्ता के कब्जे की किसी संपत्ति की चोरी करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। धारा 381 यह इसलिए स्पष्ट किया गया है कि कोई व्यक्ति किसी को विश्वास से अपना लिपि के सेवक रखता है, उस पर विश्वास जमाता है, अतः वह लिपि के सेवक को विश्वास को तोड़ते हुए उस मालिक की संपत्ति को ही चोरी करता है, तो विश्वासघात करता है। साथ ही इसके लिए वह कठोर दंड की सजा के भुगतने के लिए दायी है, जो कि इसमें 7 वर्ष तक की दी गई है। साथ ही आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। आगे हम देखते हैं धारा 382, चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। धारा 382 के अनुसार जो कोई चोरी करने के लिए या चोरी करने के पश्चात निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे क्षति या उसका अवरोध कारित करने की या मृत्यु, क्षति या अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके चोरी करेगा,
वह कठिन कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। यह सबसे अग्र रूप की सजा के बारे में प्रावधान करती है कि जो कोई चोरी करने के लिए किसी की मृत्यु, उसका क्षति या अवरोध कारित करने या मृत्यु, क्षति या अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके चोरी करेगा, उस कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सके दंडित किया जाएगा। आगे हम देखते हैं चीज़, ये क्वेश्चन आता है, क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है? इसका आंसर होता है हाँ, क्योंकि चोरी का अपराध कब्जे के विरुद्ध अपराध है, स्वामित्व के विरुद्ध नहीं। अतः जिसका संपत्ति पर तत्काल कब्जा है वही हकदार होता है। इसलिए स्वामी यदि बेईमानी से संपत्ति को लेने का प्रयास करेगा तो चोरी का अपराधी होगा। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। घड़ी की दुकान पे व्यक्ति अपनी घड़ी बनवाने के लिए देता है, उसमें उसका 100 रुपये बकाया भी रहता है, जिसको वो अगले दिन, जबकि वहाँ दुकानदार उस घड़ी की शॉप पे अपने नहीं रहता है, अपनी घड़ी को देखता है और बेईमानी बुलासे से 100 रुपये न देने के उद्देश्य से उस घड़ी को, अपनी ही घड़ी को वहाँ से हटा लेता है। यहाँ पे कहा जाएगा वह चोरी करता है तथा वह चोरी के अपराध के लिए दोषी होगा। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तथा हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।